हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने बुक एन अवस्थी के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके एन अवस्थी बुक से क्वेश्चन 81 से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अपने लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 80 तक डिस्कस कर लिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जो एन अवस्थी बुक है उसका एडिशन 12th यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो इसको आप ज्वाइन कर लो। इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आपके लिए अवेलेबल है और आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको आप ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 81, द डी ब्रॉगली। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी फार्मूला। इसको एज इट इज़ आप याद ही कर लेना, बहुत काम आएगा। बताते हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एसिलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ वी वोल्ट इज गिवन बाय। देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम कैसे निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, इस तरह से लिखते हैं इसी को। अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, इस फॉर्मेट में लिख देते हैं इसी चीज़ों को, ठीक है। लेकिन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में डिफाइन करना चाहता हूँ तो आपको पता है ना, इस तरह से लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ वी। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में है, तो अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में लिखोगे तो एच अपॉन अंडर रूट 2m ई इंटू वी, ये पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में आ जाएगा। यानी जो हमारे पास पोटेंशियल के टर्म में जो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो है एच अपॉन अंडर रूट 2m ई। अब देखो, इसमें से आपको एच की वैल्यू पता ही है, 2 कांस्टेंट है, मास पता ही है, चार्ज पता ही है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं सीधा इस सभी वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा तो आप देखोगे आपका जो लेमडा आ जाएगा वो आ जाएगा 1.23 अपॉन अंडर रूट वी नैनोमीटर। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको याद ही रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया फार्मूला कहाँ से आया, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.23 अपॉन अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन नैनोमीटर। ये हमारा फार्मूला बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस वैल्यू पुट करनी थी उसमें। क्वेश्चन 82, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ x मीटर पर सेकेंड फॉर अ प्रोटॉन टू हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ द वेलोसिटी शुड बी। देखो, हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन x मीटर से ट्रैवल कर रहा है, तो मान लेते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन x दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ें हमने इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट की, तो मैंने लिख दिया लैम्डा, यहाँ देख सकते हो ई लगा दिया, लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्स। अब मैं लैम्डा प्रोटॉन के लिए करना चाह रहा हूँ, एच तो कॉन्स्टेंट ही है, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्स डैश, यानी किसको किसी वेलोसिटी एक्स डैश से चलना पड़ेगा, यही एक्स डैश मेरे को फाइंड करना है। मैं क्या करता हूँ ना, दोनों इक्वेशन को उठा के डिवाइड कर देता हूँ। जब आप इन दोनों इक्वेशन को उठा के डिवाइड कर दोगे तो देखो आपको क्या करना है, दोनों के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम करनी है, यानी लैम्डा ई और लैम्डा पी ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो या तो डिवाइड कर दो या तो इन दोनों इक्वेशन को सामने से इक्वेट कर दो। अगर आप इक्वेट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, देखना यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्स डैश। तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्स। और आपको पता है ना, जो प्रोटॉन होता है वो 1840 टाइम अप्रॉक्सीमेटली हैवी होता है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/1840 इंटू एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x अपॉन 1840, जो कि ऑप्शन बी में आपका दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल सा है, दोनों को बस बराबर करना है, थोड़ा सा फॉर्मूले में इधर उधर किया और हमारा आंसर यहाँ पे निकल के तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 83, द मोमेंटम ऑफ अ प्रोटॉन हैविंग 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो, सॉल्व तो इसको कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से यानी कम समय में आंसर लाने के लिए ये जो मैं पर्टिकुलर तरीका बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा है। देखो, आइंस्टीन की जो इक्वेशन है वो हम क्या कहते हैं, E इज इक्वल्स टू mc², ये सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे E एनर्जी है, मास है, और ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा फेरबदल करते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू, इसी को मैं ऐसे लिख दूँ, mc को एक में कर दूँ और एक c को मैं अलग कर दूँ। तो मास इंटू स्पीड क्या होता है, मोमेंटम होता है, यानी एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा मोमेंटम इंटू स्पीड। इस तरह से कर सकते हो, या c से रिप्रेजेंट कर दो, c से कर लो, यानी एनर्जी इज इक्वल्स टू मोमेंटम इंटू स्पीड। तो देख रहे हो, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो मोमेंटम और स्पीड को कनेक्ट कर देता है। जनरली ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है।
तो हमने देख लिया एनर्जी इज इक्वल्स टू मोमेंटम इनटू स्पीड। एनर्जी आपको दे ही रखी है, स्पीड आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बस यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, बस मोमेंटम फाइंड करना है, बस वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से आ जाएगा। आपसे रख के सॉल्व करोगे तो आपको ए ऑप्शन इसका करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ रही है? बस अब वैल्यू पुटिंग करनी है। वैल्यू पुटिंग तो आप खुद से कर सकते हो, मेन होता है कॉन्सेप्ट समझाना, वो मैं यहाँ पे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84। द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग वेव नंबर एक्स इन 10 जूल ऑफ एनर्जी। तो देखो एनर्जी इज इक्वल्स टू हमको पता है n टाइम्स ऑफ hc/λ, और 1/λ को ही क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। आपको पता है ना, 1/λ को ही न्यू बार या वेव नंबर कहते हैं। तो इसी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। एनर्जी टोटल दे रखी है 10 जूल, तो 10 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स बनाने हैं, ठीक है, h इंटू सी, और 1/λ देख रहे हो, इसको 1/λ अगर इसको ट्रीट कर लो तो वेव नंबर ही हो गया, तो n इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/hc(x) हो जाएगा। ठीक है, 10/hc(x). ऐसा किस में दे रखा है, शायद सी ऑप्शन में, आप देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है, जो कि आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक इसको ज़रूर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू फोटोन बोथ वेव मोशन एज वेल एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो E इज इक्वल टू एच नहीं होता है, ये दोनों को रिलेट करता है। देखो अगर आपको भी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा पार्टिकल नेचर के लिए होता है और कौन सा वेव नेचर के लिए होता है, तो आपके NCERT में भी लिस्ट है या किसी भी साइड बुक में आपको लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे उनको लिस्ट कर लो, पार्टिकल नेचर वाले कौन से और यहाँ पे वेव नेचर वाले कौन से है। एक बार आप लिस्ट करके उसको याद कर सकते हो। ये काम अभी आप अगर 11th स्टैंडर्ड में हो तो इसको आप अभी कर सकते हो, वरना अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आप लास्ट में पढ़ोगे अपनी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, तो मॉडर्न फिजिक्स में ये जो पर्टिकुलर है ना, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये सब डिटेल में समझाए जाएंगे आपको। तो अगर वो समझ लोगे जब 12th में तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि कौन सा पार्टिकल है कौन सा वेव है। लेकिन फिलहाल काम चलाने के लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों का एक टेबल बना के उसमें लिस्ट करके याद कर लो। बाकी 12th में जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे आप तो वहाँ पर ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 86। इफ A0 be the radius of first Bohr orbit of H atom, then de Broglie wavelength of an electron revolving in the second orbit will be। देखो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखो आप बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। इसको हम क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा बी कर देता हूँ, चलो लैम्डा डी ब्रॉगली। ठीक है, और एक और बताओ, आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्या फॉर्मूला आता है, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। देखो मैं थोड़ी सी फेर बदल करता हूँ फॉर्मूले में, रेडियस r इज इक्वल्स टू n/2π को मैंने एज इट इज़ रहने दिया। ठीक है, n/2π को एज इट इज़ रहने दिया, मैंने लिखा h/mv। ये जो mv टर्म है ना, इसको मैं उस साइड ले गया, तो आपको यहाँ से कुछ निकलता हुआ दिख रहा है। देखो रेडियस इज इक्वल्स टू n/2π, और h/mv को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ से देख रहे हो, लैम्डा डी ब्रॉगली, यानी यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा डी ब्रॉगली आ गया। समझ में आ रहा है आपको? तो r इज इक्वल्स टू n/2π इंटू लैम्डा डी ब्रॉगली। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जनरली ऐसे रिलेशन आपको मैचिंग प्रॉब्लम्स में देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए इसको याद ही रखा करो। ठीक है ना, या एक जगह कॉपी के पीछे लिस्ट बना लो कि ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो सर ने बताया, वो मैं लिख लूँगा और उसको याद कर लूँगा। तो फिलहाल ये आपको दिमाग में बैठाना है, n/2π इंटू लैम्डा डी ब्रॉगली। चलो इसको यूज़ करते हैं, तो रेडियस इज इक्वल्स टू n/2π इंटू लैम्डा डी ब्रॉगली, ये एक्सप्रेशन यूज़ करना। अच्छा बताओ, आपको पता है ना रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के, ये तो हमको पता है, r इज इक्वल्स टू n²/z इंटू एटॉमिक नंबर। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है a0, तो आप बताओ सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना हो जाएगा, r2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये तो 4a0 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे पुट करते हैं, तो 4a0, क्योंकि हम सेकंड ऑर्बिट के लिए चीज़ें कर रहे हैं, देख रहे हो ना, सेकंड ऑर्बिट के लिए पूछा गया 4a0, सेकंड ऑर्बिट में 2/2π इंटू लैम्डा निकालना है। तो यहाँ से देख रहे हो, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जा रहा है, a0 4a0 पाई, ये देख रहे हो कहाँ दिया, बी ऑप्शन में दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपने ये वाला एक्सप्रेशन निकाल लिया तब तो फिर क्वेश्चन में दम नहीं है, आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 87। देखो क्वेश्चन 87 में हमें पता है एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, 13.6 इंटू z² बाई n²
फिर क्या लिखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इसकी कंप्लीट एक्सप्रेशन होती है। हमें किसके लिए एनर्जी निकालनी है, 2 मोल्स के लिए निकालनी है, ठीक है। हीलियम प्लस आयन है, ग्राउंड स्टेट के अंदर है, तो हीलियम है, तो हीलियम के लिए आपको पता है Z होता है 2, ग्राउंड स्टेट बोला है तो N हो जाएगा 1, ये कंडीशन अप्लाई होगी। इसको आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो एनर्जी आ जाएगी 13.6, Z की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 13.6 इंटू 4, यानी ये आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यानी एक अगर एटम को एक्साइट करवाना है तो आपको 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। ये चीज़ें तो हमको समझ में आ रही हैं, ठीक है। इसको हटाता हूँ मैं, यानी एक सिंगल एटम के लिए मेरे को एनर्जी देना पड़ रहा है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो एक मोल के लिए कितना देना होगा, तो एक मोल में होते हैं एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ एटम होते हैं, तो इसको मैंने कर दिया एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, एक मोल के लिए आ गया। ये तो हो गया एक मोल के लिए। हमसे क्वेश्चन में कितना पूछा है, 2 मोल्स के लिए, तो इंटू 2 कर देंगे। तो इंटू 2 करोगे तो इसी को क्या लिखा जा सकता है, 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मल्टीप्लाई है इससे Na का, ये देख रहे हो ना, ये लाइन है, ये यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 88, एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हमको एग्जाम्पल करेक्ट एक्सप्रेशन बनाना है। तो पता ही है डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई, ये तो एक्सप्रेशन होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 89, द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू, किसके लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है आपका, डेल एक्स इंटू डेल पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई, या इसको मास के टर्म में अगर हम लिखें तो डेल एक्स इंटू डेल वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई m, ठीक है। अब देखो ये जो H है, जो आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट है, और जितनी भी यूनिट है ये काफ़ी स्मॉल यूनिट्स हैं। अगर इसमें आप अगर मास क्या करोगे, जो मास है इसको क्या करोगे, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दोगे। अगर मास काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दोगे तो आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, कोई एक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कम आ जाएगी। जब काफ़ी ज़्यादा कम आ जाएगी तो वहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी जैसी चीज़ें बचेंगी नहीं, ऑल्दो है बहुत ही कम होगी, नेग्लिजिबल होगी। तो इसीलिए हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए इनकी हम बात नहीं करते। इसीलिए जैसे अगर हम बोलते हैं, खासकर हम अपने लिए पर्टिकुलरली बोल रहे हैं, एक पर्सन के लिए बोलते हैं, तो हम एकदम सर्टेनिटी से बोलते हैं ये पर्सन यहीं पे मौजूद है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन आप इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसी बात नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है कम, तो अनसर्टेनिटी आप पोजीशन या मोमेंटम में निकालोगे तो ये होगी ज़्यादा, लेकिन जिसका मास हो जाएगा ज़्यादा उसकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी कम। तो यहाँ पे बोलता है किसके लिए अप्लाई किया जा सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ईजिली अप्लाई ये किया जा सकता है, क्योंकि उसका मास है कम, तो उसमें ये सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन फुटबॉल, जेट एरोप्लेन या क्रिकेट बॉल, इन सब में ये चीज़ें बहुत ही नाम मात्र की होंगी, ठीक है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 90 अब देखते हैं, ठीक है। द मास ऑफ पार्टिकल इज 10⁻⁻10 ग्राम। तो देखो मास हमको दे रखा है, ये दे रखा है 10⁻⁻10 ग्राम, ग्राम्स में तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻13 kg हो जाएगा। इतनी चीज़ें तो आप समझ रहे होगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसका रेडियस दे रखा है 2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। कितना रेडियस दे रखा है, 2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी दे रखी है 10⁻�6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप बताओ वेलोसिटी जो है वो है 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विथ एन 0.001% अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये क्वेश्चन अप्लाई करना सिखाएगा कि किस तरह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखना आप यहाँ पे देखो, हम जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, डेल एक्स इंटू डेल पी। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो लिख देंगे H/4 पाई, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम पुट करते हैं, ये देख रहे हो यहाँ पे डेल्टा लगा हुआ है, डेल्टा का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी, यानी आप कितने अनसर्टेन हो ये पुट करना है, ना कि सीधी वेलोसिटी पुट करनी है। बात समझ में आ रही है। तो इसको अगर वेलोसिटी के टर्म में लिखो तो डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल्स टू H/4 पाई m।
इस क्वेश्चन में ये सभी जितनी इन्फॉर्मेशन दी हैं उसमें से आप h तो पता ही है, 4 पता ही है, पाई पता ही है, m पता ही है, हमें पता क्या नहीं है, बस डेल्टा v नहीं पता है। डेल्टा x तो हमको क्वेश्चन के माध्यम में बताना ही है, ये तो हमें फाइंड ही करना है। तो डेल्टा v यानी वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी ये पता चल जाए तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे और फिर तो हमारा क्वेश्चन फिर कैलकुलेशन है वो तो सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ज़रा ध्यान से कैसे निकालेंगे इसको। देखो पहले आप बताओ वेलोसिटी है कितनी हमारे पास, तो आपने देखा था वेलोसिटी हो चुकी है 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, 0.001% अनसर्टेनिटी है। कितने की 0.0001% अनसर्टेनिटी है, इतने की, समझ रहे हो, यानी 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड में हम कितने परसेंट अनसर्टेन है, 0.0001%। परसेंट को चेंज करोगे तो डिवाइड करोगे 100 में, इतने हम इसमें क्या है अनसर्टेन है। यानी ये जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकल के आएगी, यानी यहाँ से ये डेल्टा वी निकल के आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये करोगे तो 10⁻10 और 4 डिजिट और, तो ये हो जाएगा 10⁻14 मीटर पर सेकेंड, यानी इतने हम अनसर्टेन है। तो हमें डेल्टा वी भी क्या हो गया, फाइंड हो गया। बाकी चीज़ें पता ही हैं तो हम सीधा पुट करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा सॉल्व करोगे तो आप पाओगे आ जाएगा 5.2 × 10⁻8 मीटर के लगभग। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी खासी है तो थोड़ा सा उसमें ध्यान देना तो आपका वो हो जाएगा। ठीक है, चलो ये थे हमारे क्वेश्चन आपके एन अवस्थी बुक के। हमने आज यहाँ पे किए हैं क्वेश्चन 81 से लेके क्वेश्चन 90 तक। आपने नेक्स्ट वीडियो में फर्दर इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।